बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि इस पे कन्फ्रंट एक दूसरे को नहीं करेंगे, यही समझदारी है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अजय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे 2 हालात रख रहा हूँ। एक हालात ये है कि अगर टैरिफ पे नेगोशिएशन हो, जैसा कहा भी जा रहा है कि इस तरह का बयान दे करके एक नेगोशिएशन के लिए प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर नेगोशिएशन हो तो इंडिया के पास क्या है देने के लिए? यूएस को क्या दे सकता है? और दूसरा हालात ये हो सकता है कि अगर इंडिया पे ड्यूटी लग भी जाए, तो क्या इंडिया इस स्थिति में है कि उसके भी प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगा दे? देखिए, ये जवाब देने के पहले मैं ये कहूँगा, मान लीजिए इंडिया और चाइना की बात करते हैं, इंडिया यूएस की बात नहीं करते हैं। इंडिया की डेफिसिट चाइना के साथ में $80 बिलियन की है। लेकिन आपको लगता है कि हम टैरिफ लगा के ये कम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 80% चीज़ें ऐसी आती हैं चाइना से या इवन यूएस से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को फीड करती हैं। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, ये सारी चीजें। तो टैरिफ इज नॉट द सोल्यूशन। यूएस को सोचना पड़ेगा कि अगर उसको डेफिसिट कम करनी है तो दे हैव टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग। और आपने देखा जो पिछला ट्रेड वॉर हुआ था, जो मार्च 18 में शुरू हुआ था और बाद में मिस्टर बाइडेन ने भी उसको एक्सटेंड किया था, उसमें यूएस वाज अ टोटल लूजर ऑफ दैट, चाइना वाज अ क्लियर गेनर। 2017 और 23 के बीच में यूएस का ग्लोबल इंपोर्ट बढ़ा $760 बिलियन। उसका इंपोर्ट फ्रॉम चाइना केम डाउन बाय $82 बिलियन, लेकिन ग्लोबल इंपोर्ट उसका 8-9 टाइम बढ़ा है, $760 बिलियन। और चाइना का इस पीरियड में ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़ा मोर देन $1 ट्रिलियन। और चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट सेमी फिनिश फॉर्म में थ्रू वियतनाम, थ्रू आसियान कंट्रीज, थ्रू मेक्सिको, दे वेंट टू द यूएस मार्केट टैरिफ फ्री बिकॉज ऑफ यूएसएमसीए, एफटीए और यूएस वियतनाम एफटीए। तो टैरिफ एज ए स्ट्रेटजी हैज फेल्ड। I don't know why it is being repeated. It has not helped America. और अगर उनका टैरिफ, उनका जो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है ओवरऑल अमेरिका का, जो कि बढ़ा है लास्ट टैरिफ और, तो इसका मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग घटी है। मैन्युफैक्चरिंग को कोई फायदा नहीं हुआ, जॉब्स को कोई फायदा नहीं हुआ। सेम टैरिफ, सेम वो स्ट्रेटजी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उनके डोमेस्टिक ऑडियंस को लगता है कि दिस इज वेरी मैनली मैस्कुलिन, इट विल हेल्प अमेरिका। इट हैज नॉट हेल्प, इट विल नॉट हेल्प। दे हैव टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो अब दूसरे पार्ट का जो आपने कहा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर हम सारी बातें डिटेल में करेंगे तो हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा टैरिफ नहीं लगाते हैं, उनके पास अधिक आइटम ही नहीं है भेजने के लिए। आप देखिए वो हमें क्या भेज रहे हैं। पहला आइटम है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, जो टॉप उनका एक्सपोर्ट है, $4-5 बिलियन का है। कोल है उनका, कुकिंग कोल एंड स्टीम कोल है। देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डायमंड्स आते हैं, गोल्ड आता है वहां से, एयरक्राफ्ट एंड पार्ट आते हैं। इन सब चीजों में टैरिफ, जैसा मैंने बताया कि लेस देन 5% है एवरेज टैरिफ। तो टैरिफ बड़ा इशू ही नहीं है। जिस दिन टेक्निकल लेवल पर डिस्कशन होगा उस दिन ये इशू जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल इसमें हाँ, बोलिए। दो बड़े कंट्री हैं और बहुत सारी चीजें बात करने के लिए हैं, और बैलेंस तो होना ही चाहिए। बट केवल टैरिफ क्यों, टैरिफ की बात करते हैं, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्यों नहीं बात करते हैं कि हम यूएस की डिजिटल फर्म को हमने अनलिमिटेड मार्केट दिया जो कि चाइना ने नहीं दिया हुआ है। उनको जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो रहा है हमारे यूजर रेवेन्यू से, उसका क्या है ना? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, हम जो मिलिट्री के लिए परचेजेस करते हैं या हमारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्यूशन देते हैं। तो अगर बैलेंस करना है तो टोटल बैलेंस करना है ना, ऐसा थोड़ी पिक एंड चूज आप टैरिफ करेंगे। वैसे मैं कह रहा हूँ टैरिफ भी अकेले चूज कर लो, हम उसमें भी बैलेंस कर लेंगे। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने दिया। इस पे मैं आरती आपके पास आऊँगा कि जो हमने वहाँ के एक कंपनियों को बड़ा मार्केट इंडिया का दे रखा है, उस पर क्यों नहीं हम नेगोशिएट करें। लेकिन इससे पहले एक बात लेकर स्वास्थ्य राव आपके पास आऊँगा कि जैसा कि अजय श्रीवास्तव जी ने बखूबी फैक्ट के जरिए बताया कि जब टैरिफ इन्होंने ट्रंप अपने पहले प्रेसिडेंसी में लगाया था, उसका बहुत फ़ायदा उनको मिला नहीं, उल्टा उनको नुकसान हुआ। तो ये सिर्फ अपना लोकल ऑडियंस को प्लीज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, कदम उठाने की बात करते हैं, लेकिन रियल में करना उनके लिए आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को एक स्टेटमेंट बार बार कहा जा रहा है और कई एक्सपर्ट उसको कह रहे हैं, उसमें काफी वजन है कि टेक हिम सीरियसली बट डोंट टेक हिम लिटरली, है ना। उनकी सारी बात को अगर शब्दशः लेने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया में तो मतलब कोहराम मच जाएगा। वो जो गाजा के लिए कह रहे हैं, फेस वैल्यू पे मत जाइए, कह रहे हैं, हाँ, फेस वैल्यू पे नहीं चाहिए। देखिए, अभी उनको इस वक्त सबसे पहले गवर्नर के जो इलेक्शंस होने वाले हैं अभी थोड़े कुछ महीनों में यूएस में, और उसके लिए उनको
अपने मागा का जो ग्रुप है वहां पे, देखिए सारे रिपब्लिकन्स तो डोनाल्ड ट्रंप के फैंस नहीं है ना, जो मागा ग्रुप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो ग्रुप है, उनको दिखाना है कि ही मीन्स बिजनेस। तो उनका जो ये आधा जो ये तरीका है, वो एक एल्बो ट्विस्टिंग कह लीजिए, स्ट्रेटेजिक ट्विस्टिंग कह लीजिए, कि उन्होंने पनामा को बोला कि हम कनाल ले लेंगे, और पनामा ने फिर उसके बाद हांगकांग की 2 कंपनियों को ऑपरेशंस से हटा दिया, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। उन्होंने कोलंबिया को बोला कि तुम वापस ले लो वरना हम टैरिफ लगा देंगे, तो फिर कोलंबिया ने वापस ले लिया। तो देखिए शॉर्ट टर्म आपको इम्पैक्ट्स कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं। उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को हटाने की बात कर दी, नेचुरल सिटीजनशिप को, अब वो बात मामला जो है वो कोर्ट्स में फंस गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो चीजों को लीव कर रहे हैं। तो इन चीजों का जो आपको मतलब शक्ल कैसी है वो तो आते आते समय लगेगा, पता चलेगा क्या है, लेकिन लिटरली लेने की उसमें जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि अमेरिका इस वक्त तो आपको रुख दिख रहा है कि वो अपने दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी मिलिट्री होने को लेकर जो एक आपको अमेरिका में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक अग्रेशन दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनको पता है कि वो उनका यूएसपी है, और उसके चक्कर में वो आधी चीजें गड़बड़ भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सब सही कर रहे हैं। को अटैक करने की बात करें, कैसी बात है, इसका कोई सर पैर है? एक तरफ कह रहे हैं कि हमें बॉर्ड्स खत्म करनी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम ग्रीनलैंड को अटैक करेंगे। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। जहां तक इंडिया की बात है, देखिए इंडिया के लिहाज से मैं इसको बस अपनी इस बात को मतलब लॉजिकली इतना ही कहूंगी कि इंडिया के लिए यूएस जो रिलेशनशिप है, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड हो, डिफेंस इंडस्ट्री, सारे लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चाइना के अगेंस्ट सबसे बड़ा काउंटर बैलेंस है, और इसलिए हमें बेसिकली मतलब हमें एंटागोनाइज नहीं करना है, ठीक है, हमें भी इस चीज को प्ले अलोंग करना है। और आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं सब इसी बात को कर रहे हैं। हाँ, हाइड्रोकार्बन्स कुछ हमें खरीदने पड़ेंगे, कहीं पे हमको शायद उनको डिफेंस इंडस्ट्री की कुछ डील्स। अब देखिए आपको मालूम है कि बार बार स्ट्राइकर्स के बारे में बात होती है। हम कहते हैं कि जब टाटास ने इतनी बढ़िया क्रिस्टल बनाया हुआ है, जो वैप्स बनाए हैं लोकली, और जो एम्फीबियस है, तो फिर हमको स्ट्राइक लेने की क्या जरूरत है? लेकिन हो सकता है हमको इस तरह के कहीं पे कुछ कंसेशंस देने पड़े, क्योंकि हम ओवरऑल रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि ओवरऑल रिलेशनशिप ये 4 साल के बाद भी चलेगा, डॉनल्ड तो 4 साल के बाद चले जाएंगे अपने आप को अमर करके, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते और 5 मिलियन लोग तो वहां फिर भी रहेंगे। सो वी हैव टू बेसिकली प्ले। हाँ बिल्कुल, इस रिश्ते का असर जो है आपको बाकी जियोपॉलिटिक्स पर भी दिखेगा यहाँ पे। आरती, मैं एक सवाल लेके आना चाह रहा था आपके पास, जो अभी अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि हम हमेशा टैरिफ की बात क्यों कर रहे हैं। हमारे पास ये भी कहने को है कि हमने आपके डिजिटल कंपनियों को इतना बड़ा मार्केट दे रखा है। आप चाइना से तुलना करें तो उसके मुकाबले हमने आपको खुली छूट दे रखी है, तो वो भी तो आपको एक बेनिफिट जा रहा है। इन सब चीज़ों को हम कितना ज़्यादा नेगोशिएट करने में एक पावर टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि कुछ समय पहले H1B पे एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स खड़ा हुआ और काफी ज्यादा लोगों ने उस पे कई सारी टिप्पणियां की सोशल मीडिया पे खासकर। लेकिन अंत में अगर आप देखें कि इलॉन मस्क ने टफ स्टैंड लिया H1B के फेवर में, और साथ ही साथ कई सारे लोगों ने ये भी, विवेक रामास्वामी ने इनफैक्ट खुद कहा कि जिस तरह से इंडियन बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या इंडियन बच्चे जो यहीं पैदा होते हैं और पढ़ते हैं, उस सब के बारे में बात हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया कोई बैक ट्रैक पे है या बैक फुट पे है कि जहां पे अपनी वो आवाज नहीं रख सकता, या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे देश का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम नहीं रख पा रहे हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इन H1B पे एक बहुत पॉजिटिव स्टैंड लिया, जबकि एक जो फ्रिंज एलिमेंट उनके साइड का है, राइट विंग का, जो यूएस में है, जो नहीं चाहता इंडियन इमिग्रेंट्स वो लीगल हो या इलीगल हो, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद वो स्टैंड लिया कि नहीं, वो H1B को अच्छा मानते, अच्छा टूल मानते हैं, और उन्होंने खुद इस्तेमाल किया है अपनी कंपनीज में H1B वीजा पे इंडियंस को बुला के या बाकी लोगों को बुला के। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इरैशनल होंगे, या वो जो भी बोल रहे हैं या जो कर रहे हैं वो इरैशनल है, मुझे नहीं लग रहा है कि हम सही मायनों में प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो अंडरस्टैंड करते हैं, या उसकी जो सिग्निफिकेंस उनकी वोटर बेस के लिए है। देखिए जिस एजेंडा पे, जिस मैनिफेस्टो पे वो मागा मूवमेंट उन्होंने चलाया, और जिस की वजह से वो दूसरी बार आए और इतने बड़े धूमधाम तरीके से उन्होंने मैंडेट पाया, मुझे लगता है कि वो समझना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग जो है उसमें
ग्लोबलाइजेशन से जिनको बहुत फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट हम लोग पिछली बार भी, जब पहली बार प्रेसिडेंट ट्रम्प जब पावर में आए, तब बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि वो आए कैसे, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे पहली टर्म में। तो उस वक्त भी हमने एनालाइज किया कि उनकी वोटर बेस है क्या, ये मागा मूवमेंट आया कहाँ से। वो लोग हैं, उसमें बहुत बड़ा तबका वो है जिनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से नुकसान पहुंचा, जिनकी नौकरियां गई, और वो नौकरियां इंडिया और इंडियन मार्केट और चाइनीज मार्केट को गई। वो नौकरियां वो आउटसोर्सिंग की वजह से। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी आज जानते हैं कि यूएस के पास वो नंबर्स नहीं है हाई स्किल्ड लेवल पे। इनफैक्ट जो अगर हाई स्किल्ड लेबर की आप बात करें, बड़ा पॉइंट कहा आरती आपने, क्योंकि जो उनका एक वोट बैंक कह सकते हैं यहाँ की भाषा में, तो आने के साथ ही उसको भी एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया H1B वीज़ा का, उस पे मैं दो फैक्टर है। एक तो माइग्रेंट है, जो माइग्रेशन का इशू है, इसमें इलीगल माइग्रेंट जो है उनका भी एक इशू पिछले हफ्ते काफ़ी जोर शोर से यहाँ से उठा था, उसको कैसे एड्रेस किया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रभु दयाल साहब के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।